हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर को आज हम लोग फिनिश करेंगे इस पार्ट 3 के साथ। ये पार्ट 3 इस चैप्टर का आखिरी पार्ट है और इस पार्ट 3 के साथ ये पूरा चैप्टर हमारा फिनिश हो रहा है। आज के इस पार्ट 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में मानवों के अंदर, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं और ग्रंथि के हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपसे एग्जाम में कभी पूछा जाता है कि नियंत्रण एवं समन्वय के लिए मानव शरीर में कौन से तंत्र है जो नियंत्रण एवं समन्वय का काम करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, तो एक तो आप बोलेंगे नर्वस टिश्यू और दूसरा बोलेंगे आप नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका तंत्र और दूसरा बोलेंगे अंतःस्रावी तंत्र। ठीक, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र ये दोनों मिल करके जो है नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं मानव शरीर के अंदर। तो अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जंतुओं में हार्मोन, ये हमारा पहला टॉपिक है आज का। ये रसायन या हार्मोन जंतुओं में किस प्रकार सूचनाओं के संचरण के साधन की तरह प्रयुक्त होते हैं। ये जो हार्मोन है जंतुओं में किस प्रकार, पादपों में हार्मोन हम लोगों ने पढ़ा पार्ट 2 में। अब कहा जा रहा है कि ये हार्मोन जंतुओं में किस प्रकार सूचनाओं के संचरण के साधन की तरह प्रयुक्त होते हैं, कैसे एक साधन बनते हैं जंतुओं में ये हार्मोन सूचनाओं के स्थानांतरण के लिए। कुछ जंतु जैसे गिलहरी को लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर गिलहरी को लिया गया है। जब वे विषम परिस्थिति में होती है यानी कि संकट में होती है तो क्या महसूस करती है, वे अपना शरीर लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करती है। भाई आप भी संकट में होंगे तो या तो आप संकट से लड़ना चाहेंगे या फिर आप संकट से भागना चाहेंगे। दोनों ही बहुत जटिल क्रियाएं हैं, यानी कि लड़ना और भागना दोनों ही बहुत ही जटिल क्रियाएं हैं जिसे नियंत्रित तरीके से अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लड़ने और भागने दोनों के लिए जो है बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। अनेक प्रकार के भिन्न ऊतकों का उपयोग होगा तथा उनकी एकीकृत क्रियाएं मिलकर ये कार्य करेंगे। कहा जा रहा है जो अलग अलग प्रकार के टिश्यू हैं वो सब मिल करके आएंगे, काम करेंगे इस चीज के लिए और ज्यादा ऊर्जा जो है वो खर्च होगी। यद्यपि लड़ना या दौड़ना यानी कि लड़ना और भाग जाना, भागने के लिए आपको दौड़ना पड़ेगा ना, दो एकांतर क्रियाएं एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। दोनों क्रियाएं जो है लड़ना, दौड़ना या फिर बोलो लड़ना, भाग जाना, फाइट एंड फ्लाइट, ये दोनों जो है क्रियाएं बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न है। अतः यहाँ एक स्थिति है जिसमें कुछ सामान्य तैयारियां का मतलब यहाँ पर है कॉमन प्रिपरेशन। ठीक वैसे ही जैसे आप तैयारी कुछ वैसे करते हो कि 2-3 एग्जाम कवर हो जाए, जैसे कि जीएस है। भाई जीएस जो है अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है तो आप बोलते हो ना कि भाई जीएस पढ़ लेता हूं, ये कॉमन है, इस एग्जाम में भी काम आ जाएगा, इस एग्जाम में भी काम आ जाएगा। कुछ वैसे ही समझो कि कॉमन प्रिपरेशन एक स्थिति है जिसमें कॉमन प्रिपरेशन जो है वो की जा सकती है जो लड़ने और भागने दोनों में काम आने वाली है। ठीक, ये तैयारियां आदर्श रूप से निकट भविष्य में किसी भी क्रिया को सरल बना देती है। किसी भी क्रिया का मतलब लड़ने और भागने से मतलब है ना, लड़ना और भागना दोनों को सरल बना देती है। यह सब कैसे उपलब्ध होगा, आगे बढ़ते हैं। यदि गिलहरी में शरीर अभिकल्प तंत्र का कोशिकाओं द्वारा केवल विद्युत आवेग पर आश्रित होगा तो आगामी क्रिया को रोकने के लिए प्रशिक्षित ऊतकों का परिसर सीमित होगा। कहा जा रहा है कि अगर गिलहरी का जो बॉडी है उसका डिजाइन मान लो कुछ वैसा होता कि केवल तंत्रिका कोशिका के द्वारा ही जो बॉडी है वो केवल तंत्रिका कोशिका द्वारा केवल विद्युत आवेग पर आश्रित होता। मान लीजिए गिलहरी के बॉडी में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए केवल तंत्रिका कोशिका ही होती और केवल उसी से जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती विद्युत आवेग के रूप में, तो वैसे केस में क्या होता, आगामी क्रिया को करने के लिए प्रशिक्षित ऊतकों का परिसर सीमित होगा। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसफर होता तो बहुत फास्ट है, लेकिन लिमिटेशन आपने पढ़ा था पार्ट 2 में कि केवल उन्हीं कोशिकाओं तक सूचना जाएगी जो तंत्रिका ऊतक से जुड़ी हुई है। तो इसी की बात की जा रही है कि ऊतकों का परिसर क्या है, सीमित है। भाई लिमिटेड रेंज तक ही जो है इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसफर होने वाली है।
दूसरी ओर यदि रासायनिक संकेत भी भेजा जाता तो यह शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता और आवश्यक परिवर्तित परिसर बृहत हो जाता। कहा जा रहा है कि तंत्रिका कोशिका के द्वारा विद्युत आवेग साथ में रासायनिक संकेत भी भेजा जाता, यानी कि हार्मोन भी भेजा जाता। वैसे केस में जो संकेत, जो भी इंफॉर्मेशन है वो शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता। अगर इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में भेजा जाएगा इंफॉर्मेशन को तो कुछ ही कोशिकाओं तक पहुंचेगा, जो तंत्रिका ऊतक से कोशिकाएं जुड़ी हुई है वहीं तक। लेकिन साथ में अगर रासायनिक संकेत के रूप में भी भेजा जाए इंफॉर्मेशन को तो सारी कोशिकाओं तक पहुंच जाएगा इंफॉर्मेशन, है ना। तो जो परिसर है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, रेंज जो है बढ़ जाएगा। अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित एड्रेनलिन हार्मोन द्वारा मनुष्य सहित अनेक जंतुओं में यह किया जाता है। इन ग्रंथियों की शरीर में स्थिति जानने के लिए चित्र 7.7 देखें। देखो, जो हमारी किडनी है, 2 किडनी है, दोनों किडनी के ऊपर एक एक ग्रंथि है जिसे कहा जाता है अधिवृक्क। वृक्क 2 वृक्क है, दोनों वृक्क के ऊपर एक एक ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? अधिवृक्क ग्रंथि, जो स्रावित करती है इस वाले हार्मोन को, एड्रेनलिन हार्मोन को। इसका क्या काम है ये पता करना बड़ा ही आसान है, मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे आप याद रखेंगे। देखो, ये 2 किडनियां है ना, ये एक किडनी है, ये दूसरी किडनी है, दोनों किडनी के ऊपर एक एक ग्रंथि है। ये किडनी है और इसके ऊपर ये जो ग्रंथि है ये है एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड। आपसे ऐसे भी सवाल पूछा जाता है कि कौन सी ग्रंथि जोड़े में है, कौन सी ग्रंथि जोड़े में नहीं है, तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। यह है एड्रीनल ग्रंथि जो कि संख्या में 2 है, दोनों किडनी के ऊपर एक एक मिल जाती है। और इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ये एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। एड्रेनलिन सीधा रुधिर में स्रावित हो जाता है। ये जो हार्मोन है ये सीधा किस में स्रावित हो जाता है? आप हार्मोन के बारे में याद रखो कि जो भी ग्रंथि हार्मोन को स्रावित करती है ना, वो हार्मोन सीधा ब्लड में चला जाता है, ठीक। और ब्लड के थ्रू जहां उस हार्मोन को जाना है, काम करना है, वहां वो हार्मोन चला जाएगा। हम लोगों ने पार्ट 2 में देखा, हार्मोन बनते कहीं और है और अपना काम कहीं और जाकर के करते हैं। तो बना कहीं और काम कहीं और पर करेगा, तो वहां तक हार्मोन को पहुंचना पड़ेगा ना। तो जो हार्मोन स्रावित किया जाता है ना, वो ब्लड में छोड़ दिया जाता है और ब्लड उसको उस स्थान तक पहुंचा देता है जहां उसको काम करना है। तो एड्रेनलिन सीधा रुधिर में स्रावित हो जाता है, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। हृदय सहित यह लक्ष्य अंगों या विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है। किसके बारे में बात की जा रही है? एड्रेनलिन के बारे में बात की जा रही है। इस हार्मोन के बारे में बात की जा रही है कि हृदय पर भी जाकर के ये काम करता है, ठीक। हृदय सहित और भी इसके टारगेट ऑर्गन्स होते हैं, है ना, और भी इनके टारगेट टिश्यू होते हैं जहां पर ये जाकर के हार्मोन कार्य करता है। परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। हृदय पे जाकर के काम करता है ये हार्मोन, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। भाई, अगर ब्लड तेजी के साथ पंप होगा तो ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन है। तेजी के साथ ऑक्सीजन जो है कोशिकाओं तक पहुंचने वाली है। भाई क्यों? क्योंकि यही ऑक्सीजन जाकर के ग्लूकोज को तोड़ेगी और वहां से ऊर्जा मुक्त होगी। आपने अभी देखा ना थोड़ी देर पहले, गिलहरी को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है लड़ने और भागने के लिए। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती है। जब ये हार्मोन सिक्रीट होता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। जो पाचन तंत्र है, जो त्वचा है, उसमें रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि ये जो अंग होते हैं इनमें जो छोटी धमनियां होती है उनके आसपास की पेशियां जो है सिकुड़ जाती है। यह रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देता है। कंकाल पेशियों की ओर क्यों? क्योंकि आप लड़ेंगे भागेंगे तो उसमें कौन सी पेशी सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होने वाली है? कंकाल पेशी। हाथ पैर की पेशी, दौड़ेंगे आप तो हाथ पैर ये सब क्या है? स्ट्रांग होनी चाहिए ना, है ना। ये जो पेशियां है ये मजबूत होनी चाहिए, ये पेशियां जो अच्छे से वर्क करें, इसीलिए ब्लड सप्लाई जो है कंकाल पेशी की तरफ कर दी जाती है। डायाफ्राम तथा पसलियों की पेशी के संकुचन से श्वसन दर भी बढ़ जाता है। जब आप लड़ेंगे, है ना, जब आप लड़ेंगे, जब आप भागेंगे तो सांसें भी आपकी तेज चलेगी। सीधी सी बात है, सांसें आप तेज लेंगे तभी बॉडी में आप ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा ले पाएंगे। और जब जो हार्ट दिल की धड़कन जो है वो बढ़ेगी तभी जाकर के जो ब्लड है वो तेजी से पंप किया जाएगा ऑक्सीजन तक, कोशिकाओं तक,
और उस कोशिकाओं तक ये ऑक्सीजन जो है तेजी के साथ पहुंचेगी। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती है। ये जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग है जो हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का दूसरा मार्ग है। भाई पहला मार्ग कौन है? तंत्रिका ऊतक, है ना, ये दूसरा मार्ग है। मैंने आपसे कहा अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए कौन से तंत्र हैं, तो आप बोलेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी तंत्र, जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथि और उनके हार्मोन्स आएंगे, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र। अब देखो ये जो हार्मोन है जब ये बॉडी में सिक्रीट होता है तब क्या सब होता है, याद रखना बड़ा ही आसान है। एक मैं आपको कंडीशन बताता हूं, उससे आप समझ जाना। मान लीजिए कि आपके पीछे एक भौंकता हुआ कुत्ता पड़ गया है, आप जा रहे थे और एक भौंकता हुआ कुत्ता आपके पीछे आ रहा है ना, भौंकता हुआ आपके पीछे आ रहा है, काटने के लिए आ रहा है, अब ऐसा मान लो, ठीक। उस समय आपके बॉडी में क्या क्या चेंज आएगा। या फिर आप दूसरा केस ले लो, मान लीजिए कि आप प्लेन में बैठे हुए हैं और आपको पता लग चुका है कि प्लेन जो है वो क्रैश होने जा रहा है, प्लेन जो है क्रैश होने जा रहा है। तो अब आप मुझे बताओ कि उस समय आपके बॉडी में क्या सब चेंजेस देखने को मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूं एड्रेनालिन, है ना, ये जो हार्मोन है, ये जब बॉडी में सिक्रीट होगा तो आपके बॉडी में क्या सब चेंज देखने को मिलेगा, ठीक। तो आप प्लेन में बैठे हुए हैं और आपको पता लग चुका है कि प्लेन जो है वो क्रैश करने जा रहा है। उस समय सोचो आपकी क्या हालत होगी। क्या दिल की धड़कन तेज हो जाएगी? क्या आपकी सांसें तेज चलेगी? क्या आपका गला सूखने लगेगा? क्या आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी कि अब हम तो गए, ठीक। ये सारे जो आप चेंजेस आपके बॉडी के अंदर आएंगे वो इसी हार्मोन के कारण आएंगे। ये हार्मोन जो है आपके बॉडी में उस समय सिक्रीट होता है। क्यों सिक्रीट होता है? ताकि आप उस सिचुएशन से फाइट कर सके या फिर फ्लाइट कर सके। इस हार्मोन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन इसीलिए कहा जाता है। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन इसीलिए कहा जाता है कि ये आपको ना तैयार करता है उस सिचुएशन से, संकट की स्थिति से लड़ने और भागने के लिए। भले ही आप चाहे लड़ पाए या ना लड़ पाए, भाग पाए या ना भाग पाए, लेकिन आपके बॉडी को तैयार करने के लिए, फाइट एंड फ्लाइट के लिए जो है आपके बॉडी को तैयार किया जाता है। उस समय ये हार्मोन जो है सिक्रीट होता है और आपके बॉडी में क्या सब चेंज आता है। तो मैंने आपको कंडीशन बता दिया। मान लीजिए कि आप जा रहे थे, आपके पीछे एक भौंकता हुआ कुत्ता पीछे पड़ गया है, तो उस समय क्या होगा? आप भाई भागेंगे, है ना, या तो कुत्ते से लड़ेंगे या फिर आप भागेंगे। क्या सब होगा उस समय? आप थोड़ा डरेंगे, आंखें आपकी फटी की फटी रह जाएंगी, है ना, दिल का धड़कन तेज हो जाएगा, सांसें तेज चलेगी। ये सब किस लिए? ऊर्जा उस समय ज्यादा आपको चाहिए, ऊर्जा ज्यादा चाहिए उस समय, तो आप सांसें तेज लेंगे तो ऑक्सीजन आपके बॉडी में जो है ज्यादा से ज्यादा आएगी, दिल की धड़कनें तेज हो जाएगी ताकि ब्लड को तेजी से पंप किया जाएगा, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन जाएगी और ब्लड शुगर का लेवल हाई हो जाएगा। क्योंकि ग्लूकोज के टूटने से ही ऊर्जा मुक्त करवाने के लिए ग्लूकोज चाहिए ना, तो ऑक्सीजन तो मिल गया, सांसें तेज चल रही है, दिल की धड़कन बढ़ रही है, लेकिन ब्लड शुगर हाई हो जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज टूटे और आपको ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा मिले। जो कंकाल पेशी है, हाथ पैर की पेशी है, उसमें ब्लड सप्लाई जो है बढ़ जाता है और पाचन तंत्र, त्वचा में जो ब्लड सप्लाई वो कम हो जाता है ना, गला सूखने लगता है, जो आपकी आंखें है वो ये फटने लगेगी मतलब ऐसे डायलेट जो है आंखें हो जाएगी। देखो ये हार्मोन जो है कैसे काम करता है, कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाता है। ये देखो सिक्रेटिंग सेल है, ये वो सेल है, ये वो कोशिका है, ये ग्रंथि की कोशिका है जो हार्मोन को स्रावित करने का काम कर रही है। ये हार्मोन है, ये हार्मोन देखो सीधा ब्लड में छोड़ दिया गया है ना, सीधा ब्लड में छोड़ दिया गया है। ये ग्रंथि की कोशिका है जो हार्मोन को स्रावित की है और ये हार्मोन ब्लड में चला है। अब ब्लड के थ्रू ये हार्मोन जा रहा है और यहां पर टारगेट सेल है, मतलब इस हार्मोन को इस वाले कोशिका पर आकर के काम करना है। अब कैसे इस हार्मोन को पता चलेगा कि इस वाले कोशिका पे आकर काम करना है? तो इस हार्मोन के लिए इसके पास रिसेप्टर होता है। देखो ये रिसेप्टर है, पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, ये रिसेप्टर है। इस हार्मोन के लिए ये रिसेप्टर है, इस हार्मोन को पता लग जाएगा कि भाई यहीं पर काम करना है। फिर हार्मोन जो है
यहां पर भी आकर के काम करेगा, यहां पर भी आकर के काम करेगा, क्योंकि इस हार्मोन के लिए रिसेप्टर इसके पास भी है, इस वाले कोशिका के पास भी है। तो ऐसे ही हार्मोन जो है काम करते हैं भाई, जहां जाकर के काम करना है ना, वहां पर उस हार्मोन के लिए रिसेप्टर होता है, हार्मोन को पता लग जाता है कि यहीं पर अपना एक्शन करना है। अब यहां पर नर और मादा में अंतःस्रावी ग्रंथियों को दिखाया गया है। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है वो हार्मोन को सिक्रीट करती है ना। तो नर और मादा में अंतःस्रावी ग्रंथियों को दिखाया गया है। एक जगह आपको चेंज देखने को मिलेगा, जहां पर नर में वृषण ग्रंथि है वहीं पर अंडाशय है महिलाओं में। पुरुषों में वृषण ग्रंथि है, महिलाओं में यह ग्रंथि नहीं होती है, महिलाओं में इसके स्थान पर अंडाशय ग्रंथि होती है। बाकी सारे के सारे ग्रंथि वो एक समान है। आपको याद रखना है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है, लोकेशन क्या है, कहां पर है वो, और संख्या में कितने हैं। जैसे मस्तिष्क में देखो हाइपोथैलेमस है, पीयूष ग्रंथि है और पीनियल ग्रंथि है, सब संख्या में एक एक है। हाइपोथैलेमस, पीनियल और पीयूष ये सब संख्या में एक एक है। उसके बाद देखो हमारे गले में अवटु ग्रंथि है और गले में ही परा अवटु ग्रंथि है। अब आपको ध्यान में ये रखना है, परा अवटु ग्रंथि जो है संख्या में 4 है। परा अवटु ग्रंथि जो है वो संख्या में 4 है। जहां पर मैं नहीं लिख रहा हूं नंबर, समझ जाना कि वो संख्या में 1 है। हमारे चेस्ट वाले रीजन में थाइमस ग्रंथि है, संख्या में 1 है। अग्नाशय ग्रंथि जो है ये मिश्रित ग्रंथि है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिर्स्रावी ग्रंथि भी है। ये एंजाइम भी स्रावित करती है और हार्मोन भी स्रावित करती है, जैसे कि इंसुलिन, संख्या में 1 है, हमारे उदर गुहा में है। अद्वृक ग्रंथि अभी आपने देखा संख्या में 2 है। इसी के द्वारा सिक्रेट किया जाता है एड्रेनलिन हार्मोन, जिसका काम मैंने आपको क्या बताया, अपने आप को रख लेना। किस डर वाले माहौल में आपने भूत देख लिया है ना, आपने भूत देख लिया और उस समय आपके अंदर जो कुछ भी हो रहा है, इसी हार्मोन के अद्वृक ग्रंथि का जो हार्मोन होता है उसके कारण वो सारे चेंजेस आपके बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं, ताकि आप उस सिचुएशन से फाइट कर सको या फिर फ्लाइट कर सको। वृषण जो है संख्या में 2 है और अंडाशय संख्या में 2 है। तो कौन सी ग्रंथि है, कहां पे है और संख्या में कितने हैं, ये सब आपको याद रहने चाहिए। स्मरण कीजिए कि पादपों में हार्मोन होते हैं जो दिशिक वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन है ना, एब्सिसिक एसिड, ये सब क्या करते हैं, डायरेक्शनल ग्रोथ को नियंत्रित करते हैं। जंतु हार्मोन क्या करते हैं, जंतु हार्मोन क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में हम उनकी भूमिका की कल्पना दिशिक वृद्धि में नहीं कर सकते हैं, है ना। भाई पादप हार्मोन के बारे में बोल सकते हैं कि डायरेक्शनल ग्रोथ को वो नियंत्रित करते हैं, लेकिन ये चीज हम जंतुओं में नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी जंतु को प्रकाश या गुरुत्व पर आश्रित किसी एक दिशा में अधिक वृद्धि करते कभी नहीं देखा। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई जंतु जो है जिधर से लाइट आ रही है उधर ज्यादा ग्रो करने लगा, वो ऐसा तो नहीं होता है, ठीक। या फिर जो जंतु है, जो उसकी ग्रोथ है वो धरती की तरफ ज्यादा हो रही है, ऐसा भी नहीं आपने देखा होगा। लेकिन यदि हम इसके बारे में और अधिक चिंतन करें तो यह साक्षी होगा कि जंतु शरीर में भी सावधानी पूर्वक नियंत्रित स्थानों पर वृद्धि होती है। ये जो हार्मोन होते हैं ग्रोथ तो करते हैं, भले ही डायरेक्शनल ग्रोथ हम जंतुओं में देखने को नहीं मिलता है हमें, लेकिन जो ग्रोथ हमें देखने को मिलती है वो नियंत्रित स्थानों पर ही देखने को मिलती है। सावधानी पूर्वक जो है नियंत्रित स्थानों पर ही वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए पादप अपने शरीर पर अनेक स्थानों पर पत्तियां उगाते हैं, लेकिन हम चेहरे पर अंगुलियां नहीं उगाते। हमारे चेहरे पर उंगलियां नहीं होती है भाई, उंगलियां जहां होती है वहीं पर होती है। और बचपन से आप देखेंगे तो जो बॉडी का डिजाइन होता है वो लगभग एक जैसा ही होता है। जहां पर उंगली है वहीं पर उंगली होती है, जहां पर आंख है वहीं पर आंख होती है, जहां पर कान है वहीं पर कान होती है। बचपन से ही केयरफुल्ली जो है कंट्रोल किया जाता है। हमारे शरीर की अभिकल्पना, हमारे बॉडी का जो डिजाइन है बच्चों की वृद्धि के समय भी सावधानी पूर्वक अनुरक्षित है ना। बचपन से ही आप देखेंगे तो बड़े ही केयरफुली तरीके से जो है मेंटेन करके रखा गया होता है। जहां जहां जो ऑर्गन है, जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी ग्रोथ होती है, ठीक। तो ग्रोथ जो है वो तो कंट्रोल्ड ही है, ठीक, लेकिन डायरेक्शनल नहीं है जंतुओं के केस में, जैसे पादप के केस में होता है। यह समझने के लिए कि समन्वित वृद्धि में हार्मोन कैसे सहायता करते हैं, आइए कुछ उदाहरण की परीक्षा करते हैं। नमक के पैकेट पर हम सब ने देखा आयोडीन युक्त नमक, है ना, आयोडीन से संवर्धित नमक, यानी कि नमक में आयोडीन है। हमें अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक
लेना क्यों आवश्यक है? अवटु ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। ये जो ग्रंथि होती है हमारे गले में, जो ग्रंथि है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है ये अवटु ग्रंथि। इसे थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन चाहिए होता है, इसे आयोडीन चाहिए होता है। इसलिए कहा जाता है कि आयोडीन युक्त नमक खाइए ताकि आयोडीन की कमी ना हो और अवटु ग्रंथि जो है थायरॉक्सिन हार्मोन जो है प्रॉपर अमाउंट में बनाती रहे। थायरॉक्सिन जो है ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, इनके टूटने बनने में जो है ये थायरॉक्सिन हार्मोन का रोल होता है। और ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जो है हमारे शरीर में ग्रोथ के लिए चाहिए भाई, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अवटु ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है, इसका काम ये है। आयोडीन चाहिए इस हार्मोन को बनने के लिए। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है, चाहिए ही चाहिए। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो यह संभावना है कि हमें ग्वाइटर, जिसे हम लोग घेंगा भी बोलते हैं, गंडमाला भी बोलते हैं, ये रोग हो सकता है। इस बीमारी का एक लक्षण है फूली हुई गर्दन, है ना। गर्दन जो है यहाँ पर गर्दन जो है ये फूल जाता है। घेंगा रोग जब हो जाता है तो क्यों हो जाता है? आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में नहीं बनता है। ठीक, क्या आप इसे चित्र 7.7 में अवटु ग्रंथि की स्थिति से संबंधित कर सकते हो? ये देख लो, ये अवटु ग्रंथि है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे बॉडी के अंदर। अवटु ग्रंथि इंग्लिश में बोलेंगे थायराइड ग्लैंड, संख्या में एक है। और इसके ठीक पीछे होता है 4 परा अवटु ग्रंथि, पैराथायराइड ग्लैंड्स। कभी कभी हम ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं जो बहुत छोटे यानी कि बौने होते हैं या बहुत अधिक लंबे होते हैं। क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है कि यह कैसे होता है? इसके पीछे भी एक ग्रंथि है, एक ग्रंथि के हार्मोन का रोल होता है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला एक वृद्धि हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है। नाम से ही पता चल रहा है कि इसका संबंध ग्रोथ से है। जैसा इसका नाम इंगित करता है, वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यदि बाल्यकाल में यानी कि बचपन में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो यह बौनापन का कारण बनता है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती है, जिसका काम है शरीर की वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करना, है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करना। अगर बचपन में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो वो बौना रह जाएगा बच्चा। ठीक, मान लीजिए कि ये हार्मोन ज्यादा सिक्रीट कर जाता है तो अधिक लंबा हो जाएगा इंसान। जब ये आपके दोस्त की आयु 10 से 12 वर्ष रही होगी तो आपने अपने और उनके अंदर कई नाटकीय अंतर देखे होंगे। ये परिवर्तन यौवन आरंभ से संबद्ध है क्योंकि नर में टेस्टोस्टेरोन तथा मादा में एस्ट्रोजन का स्रावन होता है। जब एक बच्चा बोल सकते हो, जब एक बच्चा या फिर जब एक लड़की या फिर लड़का बोल दो आप 10 से 12 वर्ष की आयु में पहुंचते हैं, तब उनके बॉडी में जो है बहुत प्रकार के चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं उस समय कि अब लड़की जवान हो रही है या फिर बोल दो लड़का जवान हो रहा है। उस समय उनके बॉडी में काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लड़का है उसके बॉडी में ये हार्मोन सिक्रीट हो रहा होता है, टेस्टोस्टेरोन, जो कौन स्रावित करता है? ये वृषण। और जो लड़की होती है उसके बॉडी में ये हार्मोन सिक्रीट हो रहा होता है, जो कौन स्रावित करता है? ये अंडाशय। ठीक, प्यूबर्टी के समय, यौवन आरंभ का मतलब प्यूबर्टी है, तो ड्यूरिंग प्यूबर्टी जो है, जो कि इस एज से स्टार्ट हो जाती है, मेल के बॉडी में ये हार्मोन और फीमेल के बॉडी में ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जिसके कारण जो है उनके बॉडी में काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे जो लड़का होता है उनके बॉडी पे दाढ़ी, मूछें, ये सारे जो है आने लगते हैं। ठीक, और लड़कियों के अंदर भी काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। उनके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहां पर बाल आते हैं, चेस्ट, ब्रेस्ट का साइज जो है इंक्रीज कर जाता है। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये सब हम लोग अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या आप अपने परिवार या दोस्तों में किसी को जानते हो जिन्हें डॉक्टर ने अपने आहार में कम शर्करा लेने की सलाह दी हो? कम शर्करा, भाई चीनी कम खाना है ना, चीनी कम खाना है क्योंकि वे मधुमेह के रोगी हैं, डायबिटीज पेशेंट है। उपचार के रूप में इंसुलिन का इंजेक्शन भी ले रहे हो
हो सकता है ऐसा कि इंसुलिन का इंजेक्शन भी वो ले रहे हों। यह एक हार्मोन है, कौन? इंसुलिन। ये हार्मोन कौन सी ग्रंथि सिक्रीट करती है? अग्नाशय, है ना, अग्नाशय जो कि मिश्रित ग्रंथि है। इंसुलिन जिसका उत्पादन अग्नाशय में होता है और जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम जो है ये इंसुलिन हार्मोन करता है। अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो ब्लड शुगर का लेवल हाई हो जाएगा, यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा और उस केस को हम लोग बोलेंगे डायबिटीज। यदि यह उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है और कई हानिकारक प्रभाव का कारण बनता है। तो अग्नाशय ग्रंथि का हार्मोन है इंसुलिन, जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करता है। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाएगी, ब्लड शुगर का लेवल हाई हो जाएगा और डायबिटीज हो जाएगा। यदि यह इतना आवश्यक है कि हार्मोन का स्रावन परिशुद्ध मात्रा में होना चाहिए तो हमें एक क्रियाविधि की आवश्यकता है। हार्मोन अगर ज्यादा बन जाए तो भी दिक्कत है, कम बन जाए तो भी दिक्कत है, भाई दोनों में दिक्कत है। इंसुलिन मान लीजिए कि ज्यादा स्रावित हो जाएगा तो इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड शुगर के लेवल को कम करके कंट्रोल करना। अगर ज्यादा स्रावित हो जाएगा तो ब्लड शुगर का लेवल बहुत ही कम हो जाएगा। अगर बहुत कम हो जाएगा तो कोशिकाओं के पास जो ग्लूकोज है वो ज्यादा अमाउंट में, प्रॉपर अमाउंट में पहुंच नहीं पाएगा, तो वैसे में क्या होगा? ऊर्जा का उत्पादन जो है बॉडी में कम होगा। तो ज्यादा अगर बन जाए तो भी दिक्कत है, कम बन जाए तो भी दिक्कत है। तो परिशुद्ध मात्रा में होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि एक क्रियाविधि की आवश्यकता होती है बॉडी में, है ना, जिसे यह किया जाता है। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय मात्रा का नियंत्रण पुनर्भरण क्रियाविधि से किया जाता है। इसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म होता है बॉडी के अंदर, किस टाइम में कितने अमाउंट में हार्मोन को सिक्रीट करना है। उदाहरण के लिए यदि रुधिर शर्करा स्तर बढ़ जाता है, ब्लड में शुगर जो है बढ़ जाता है, तो इसे अग्नाशय की कोशिका संसूचित कर लेती है, डिटेक्ट कर लेती है। अगर ब्लड शुगर का लेवल हाई हो जाता है तो जो अग्नाशय की कोशिकाएं होती है उसे डिटेक्ट कर लेती है तथा इसके रिस्पॉन्स में, इसके जवाब में अधिक इंसुलिन स्रावित करती है, ज्यादा इंसुलिन स्रावित करती है ताकि ब्लड शुगर के लेवल को कम किया जा सके। समझे आप? तो इंसुलिन का स्रावन कम हो जाता है। ब्लड शुगर का लेवल कम हो जाएगा तो फिर इंसुलिन का स्रावन जो है, सिक्रीशन जो है वो कम हो जाएगा। राइट। अब आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करना है। इस एक्टिविटी में देखो आपको करना क्या है, एक टेबल आपको दिया गया है। इस वाले कॉलम में हार्मोन है, इस वाले कॉलम में अंतःस्रावी ग्रंथि है और इस वाले कॉलम में हार्मोन के काम दिए गए हैं आपको। एक एग्जांपल जैसे यहाँ पर देख लो, अंतःस्रावी ग्रंथि का जो हार्मोन है वो है वृद्धि हार्मोन, जिसका काम होता है ये। ऐसे ही जहां जहां खाली स्थान है वहां वहां आपको जो है भर देना है। तो वीडियो पॉज करके जो है पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, इसको भरने का काम कीजिए, उसके बाद आंसर आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक, कौन सी ग्रंथि है, कौन सा हार्मोन है और उस हार्मोन का नाम क्या है। ये टेबल जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे यहां पर देख लो, ये वृषण है पुरुषों के अंदर, इसका हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। जब ये सिक्रीट होता है 10 साल 12 साल के एज पर जब लड़का पहुंचता है तब उसके अंदर ये हार्मोन जो है सिक्रीट होने लगता है, तब उसके लैंगिक अंगों का विकास होता है और द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो है उसके अंदर आने लगता है ना। दाढ़ी, मूछे, जो जननांग वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर बाल का आना, ठीक, आवाज जो है फटने लगती है, ये सब जो है इनके अंदर देखा जाता है इस हार्मोन के सिक्रीशन के बाद, और शुक्राणुओं का बनना भी शुरू हो जाता है। जैसे अग्नाशय है ना, इसका हार्मोन है इंसुलिन, जो रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करता है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। तो ऐसे ही कौन सी ग्रंथि है, उसका हार्मोन कौन सा है और काम क्या है, ये आपको अच्छे से रटा होना चाहिए। एग्जाम में यहीं से प्रश्न जो है सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद हाइपोथैलेमस के बारे में कुछ बातें जो है कही गई है। हाइपोथैलेमस जो है हमारे मस्तिष्क में अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और तंत्रिका तंत्र का भी भाग है, दोनों के ये पार्ट्स है ना। हमारे फोर ब्रेन के अंदर ये हाइपोथैलेमस है, तंत्रिका तंत्र का भी भाग है और अंतःस्रावी ग्रंथि का भी भाग है। हाइपोथैलेमस जो है एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कई सारे हार्मोन के सिक्रीशन में। हाइपोथैलेमस एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कई सारे हार्मोन को रिलीज करने में। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जब ग्रोथ हार्मोन
का लेवल लो हो जाता है, पीयूष ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन को सिक्रीट करती है। जब वृद्धि हार्मोन का लेवल कम हो जाता है तब हाइपोथैलेमस जो है ये अपना हार्मोन एक सिक्रीट करता है, जिसे हाइपोथैलेमस जो है अपना हार्मोन रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, हाइपोथैलेमस ने क्या सिक्रीट किया? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। अब ये हार्मोन जो है जाएगा किसके पास? पीयूष ग्रंथि के पास, और कहेगा कि भाई ये जो वृद्धि हार्मोन है ये कम हो गया है तो इसको बढ़ाओ। तो पीयूष ग्रंथि क्या करेगा? इस हार्मोन को बढ़ाएगा, सिक्रीट करना चालू कर देगा, है ना। ये जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर है ये जाकर स्टिमुलेट करेगा, बोल सकते हो प्रेरित करेगा किसको? पीयूष ग्रंथि को जाकर के कि जो वृद्धि हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, इसको रिलीज करे। तो जब वृद्धि हार्मोन जो कि पीयूष ग्रंथि का हार्मोन है इसका लेवल कम हो जाएगा, हाइपोथैलेमस अपना हार्मोन पीयूष ग्रंथि को भेजेगा कि वृद्धि हार्मोन को बढ़ाना है। ठीक, इसे आप यहां पर भी देख लो, समझ लो, है ना। हाइपोथैलेमस हमारे मस्तिष्क में है, फोर ब्रेन का पार्ट है। सिग्नल क्या है यहां पर कि जो ग्रोथ हार्मोन है जो कि पीयूष ग्रंथि का हार्मोन है इसका लेवल कम हो गया है, इसका लेवल कम हो गया है। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? ये जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है इसी को ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर कहा गया है, यहां पर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर कहा गया है। ये हार्मोन बनाएगा और सिक्रीट करेगा। ये जाएगा पीयूष ग्रंथि के पास और स्टिमुलेट करेगा, प्रेरित करेगा ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करें, क्योंकि इसका लेवल क्या है? कम हो गया है। तो पीयूष ग्रंथि जो है ग्रोथ हार्मोन के लेवल को बढ़ा देगा। लेकिन भाई जितना हार्मोन चाहिए उतना ही स्रावित होना चाहिए, ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हार्मोन अगर ज्यादा बन जाए तो भी दिक्कत है, कम बने तो भी दिक्कत है। तो मान लीजिए जितना हार्मोन चाहिए था ग्रोथ हार्मोन, अब वो लेवल आ चुका है, तो एक मैसेज फिर से जाएगा किसको? इस पिट्यूटरी ग्लैंड को रोकने के लिए। जब ग्रोथ हार्मोन का लेवल जो है वो हाई हो जाएगा, मान लीजिए कि ग्रोथ हार्मोन का लेवल हाई हो गया। अब एक केस हम लेते हैं कि ग्रोथ हार्मोन का लेवल हाई हो गया है, तो फिर से सिग्नल जो है हाइपोथैलेमस को मिलेगा और ये अपना एक दूसरा हार्मोन सिक्रीट करेगा, सोमैटोस्टैटिन, जो जाएगा पीयूष ग्रंथि के पास कि ग्रोथ हार्मोन को बनाना जो है अब कम करना है, ग्रोथ हार्मोन को बनाना जो है अब कम करना है। तो इसी तरीके से जो है कितने हार्मोन बनने हैं कितने नहीं बनने हैं ये सब कंट्रोल होता है। उसके बाद देखो आपसे किताब में प्रश्न पूछा जाता है, ये सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं जिसके उत्तर जो है यहां पर है। जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? अब देखो ये सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको, तो आप वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ लेना, ठीक है। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, चर्चा कर चुके हैं। जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, हार्मोन के थ्रू होता है, तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके वापस से एक बार पढ़ लो। जब एड्रेनलिन रक्त में स्रावित होता है तो शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है, मैंने आपसे बताया ही। आप उस केस में अपने आप को डाल लो जब आप काफी डरे हुए हैं, आपने भूत को देख लिया, आपके पीछे भौंकता हुआ कुत्ता पड़ गया आपके पीछे, या फिर आप किसी संकट की घड़ी में हैं, जैसे मान लीजिए कि प्लेन क्रैश करने वाला है, या फिर आप जिस बस में है उसमें बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, कुछ भी आप इमेजिन कर लो। उसमें उस समय आपके बॉडी में जो चेंजेस आएंगे वो इस हार्मोन का काम होगा। मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है, अब इंसुलिन का क्या काम है, ये सब पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आप वीडियो पॉज करके वापस से एक बार पढ़ लीजिए, ठीक। ये जो इंसुलिन होता है ना, ये हमारे ब्लड शुगर को, यानी कि ब्लड में जो ग्लूकोज है इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है ना। कौन? इंसुलिन। इस प्रकार से ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जाता है इंसुलिन के द्वारा। कुछ ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? साइनेप्टिक दरार कहते हैं। यहां पर साइनेप्स लिखा हुआ है जबकि होना चाहिए साइनेप्टिक दरार, वो ज्यादा बढ़िया होता। चलो आंसर हमारा बी हो जाएगा। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, तो इन सभी के लिए। इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है, रिसेप्टर का क्या कार्य है,
ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हो, क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। जैसे हमारे जीव में गस्टेटरी रिसेप्टर्स है, स्वादग्राही है, हमारे जीव में जो है स्वादग्राही है। अगर मान लो ये ग्राही सही से काम ना करे तो क्या होगा, स्वाद का पता आपको नहीं चलेगा। बढ़ते उम्र के साथ आपने नोटिस किया होगा, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं अक्सर वो खाना खाते हैं तो बोलते हैं कि स्वाद नहीं है, और घर में झगड़ते भी हैं। उनको नहीं पता होता है कि अब उनकी उम्र जो है उस स्टेज पे जा चुकी है कि उनके जीव में जो ये ग्राही है अब सही से काम नहीं कर रही है, इसलिए उनको स्वाद का पता नहीं चल रहा है। खाना तो टेस्टी ही बन रहा है लेकिन उनको टेस्ट पता नहीं चल रहा है, क्योंकि उनके जीव में जो स्वाद ग्राही है वो सही से काम नहीं कर रही है ना। तो इसको आप वीडियो पॉज करके पढ़िए। एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये संरचना जो है आपको याद होनी चाहिए, इनके पार्ट्स जो है आपको ध्यान में होने चाहिए, ठीक। और ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है ना। प्रकाश अगर उद्दीपन है तो उसके रिस्पॉन्स में प्लांट कैसे ग्रो करते हैं, इन पर हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। ऑक्सिन हार्मोन का यहाँ पर रोल होता है। मेरुरज्जु आघात किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा। मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा, डिस्टर्ब होगा। तो जो रिफ्लेक्स आर्क है, प्रतिवर्ती क्रिया है, ये कंट्रोल किया जाता है मेरुरज्जु के द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक। जो भी संकेत जो भी इंफॉर्मेशन मेरुरज्जु से होते हुए ब्रेन को जाती है या फिर ब्रेन से होते हुए मेरुरज्जु से होते हुए बॉडी पार्ट्स में जाती है, वो सब के सब जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे। पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है, तो हार्मोन के द्वारा होता है, ठीक है, हार्मोन के द्वारा होता है। और पादप हार्मोन के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो वो सारे टिप सकते हो। एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है। नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र कौन से हैं, अंतःस्रावी तंत्र है और तंत्रिका तंत्र है। तो अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र, इनकी क्या आवश्यकता है नियंत्रण एवं समन्वय में, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो बाहरी वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया देना, शरीर के अंगों की गति विधियों में तालमेल बैठाना, जीवन प्रक्रियाओं को संतुलित रखना, वृद्धि विकास और प्रजनन में सहायक और संकट की स्थिति में रक्षा करना, और सबका डिटेल यहां पर दिया गया है। तो ये सब जो है आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। जब आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा, तो आप पढ़ना एक बार जरूर, ठीक है। नियंत्रण एवं समन्वय के प्रमुख तंत्र तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र है ना। अंतःस्रावी तंत्र के अंदर आपके हार्मोन्स आ जाएंगे। अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रियाएं, वे क्रियाएं जो बिना इच्छा के होती है। जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है और अचानक उद्दीपन पर होती है ना। गर्म चीजों से टच उद्दीपन, जैसे कि हीट है ना, टच हो गया, ये सब एग्जांपल। मान लीजिए आपके पैर में जो है कील चुभ जाती है, आपको दर्द होता है, आप पैर एक झटके में हटा लेते हो, बहुत ही फास्ट जो है वो क्रिया होती है, वो प्रतिवर्ती क्रिया है। और जो उद्दीपन है वहां पर वो क्या है, पेन है, दर्द है। अनैच्छिक क्रियाएं जो है वो मेडुला के द्वारा कंट्रोल किया जाता है ना। मेडुला ऑब्लांगाटा जो कि पश्च मस्तिष्क का भाग है, और जो आपकी पुतली का आकार का बढ़ना, छोटा होना, बढ़ना होता है, मैंने आपसे कहा था कि वो मध्य मस्तिष्क का उसमें रोल होता है, वो भी अनैच्छिक क्रिया है। और प्रतिवर्ती क्रिया आप पढ़ चुके हैं, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक। उदाहरण पाचन, हृदय गति, श्वसन, इन सब में हमारा कंट्रोल डायरेक्ट नहीं होता है। गर्म वस्तु छूने पर हाथ हटाना, आंख में धूल पड़ने पर पलक झपकना, ये सब क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। सामान्य या धीमी होती है अनैच्छिक क्रिया, ये अत्यंत तीव्र होती है और तत्कालिक होती है। उसके बाद क्या है, आवश्यकता कब है अनैच्छिक क्रिया, निरंतर और नियमित कार्यों के लिए। ये हमारे बॉडी के अंदर अनैच्छिक क्रियाएं जो है वो चलती रहती है। भाई सांस आप लेते रहते हैं, दिल धड़कता रहता है, पाचन प्रक्रिया अपने आप होती रहती है, ये सब चलती रहती है, ठीक। लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया आकस्मिक संकट से बचाव के लिए। जब हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं तो हमारा मतलब वहां पर प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स एक्शन से ही होता है, जहां हम किसी संकट से बचते हैं। लक्ष्य क्या है अनैच्छिक क्रिया का, जीवन की सामान्य प्रक्रियाएं बनाए रखना है ना। श्वसन, पाचन, दिल का धड़कना, ये सब क्या है, ये सब इसलिए होती है ताकि जो हमारी जीवन की सामान्य प्रक्रिया है वो बनी रहे।
लेकिन ये शरीर की त्वरित सुरक्षा करना प्रतिवर्ती क्रिया है, प्रोटेक्टिव है। अब आपसे कहा जा रहा है कि जो तंत्रिका तंत्र है और जो हार्मोन है भाई, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय का काम करते हैं। लेकिन दोनों के काम करने का तरीका जो है वो अलग अलग है। कैसे अलग अलग है यही आपको बताना है। तो तंत्रिका तंत्र जो कार्य करता है वो तीव्र और तत्कालिक होता है, ये धीमे लेकिन अस्थायी होता है। माध्यम विद्युत रासायनिक संकेत, जबकि यह रासायनिक संदेशवाहक हार्मोन के थ्रू करता है। ठीक है, रासायनिक संदेशवाहक केमिकल सिग्नल के फॉर्म में जो है ये काम करता है, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। नियंत्रण क्षेत्र जो है विशिष्ट होता है। हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो सिग्नल है इलेक्ट्रिक इंपल्स है या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जो है केवल उन्हीं कोशिकाओं तक जाएगी जो तंत्रिका ऊतक से जुड़ी होगी, और हार्मोन जो है पूरे शरीर पर प्रभाव डाल सकते हैं ब्लड के थ्रू। जहां जहां हार्मोन के रिसेप्टर्स होंगे वहां वहां। तंत्रिका तंत्र रिफ्लेक्स क्रिया, अंगों की गति, ये तंत्रिका तंत्र का जो काम है उसका उदाहरण है। और वृद्धि है, जनन है, चाहे जो आपने हार्मोन के काम देखे वो सारे काम जो है आप यहां पर टेप सकते हो। छुई मुई पादप में गति तथा हमारे टांग में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है। देखो, टांग में गति क्यों हो पाती है, क्योंकि पेशियों में गति होती है। पेशियों में गति क्यों हो पाती है, क्योंकि कोशिका की आकृति बदलती है। कोशिका की आकृति क्यों बदलती है, क्योंकि कोशिका में वैसा प्रोटीन होता है। छुई मुई पादप में जो उद्दीपन है वो टच है। ठीक है, यहां भी जो कोशिका की आकृति है वो बदलती है। यहां भी कोशिका की आकृति जो है बदलती है, लेकिन कोशिका अपनी आकृति को जल की मात्रा में परिवर्तन करके बदलती है। तो जो टांगों की गति है उसमें जो मांसपेशी है और तंत्रिका तंत्र है भाई, उनका रोल होता है। और छुई मुई के पादप में ना तो मांसपेशी है और ना ही तंत्रिका तंत्र है, तो यहां पर अलग मैकेनिज्म है ना। जल की मात्रा में परिवर्तन करके जो है छुई मुई की पत्तियां जो है मुरझाती है, उनमें गति होती है। तो पार्ट 3 के साथ ये चैप्टर हमारा पूरा फिनिश होता है। जो भी क्वेश्चंस थे, आंसर थे, वीडियो पॉज करके उनको पढ़िएगा। जब आप पढ़िएगा आप खुद से भी पढ़िएगा, तो इससे चीजें जो है आपकी रिवाइज होंगी और ज्यादा लंबे समय तक आप चीजों को याद रख पाएंगे। अब हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में, देखते हैं कि अगला चैप्टर कौन सा होता है। ठीक, थैंक यू सो मच।